बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ उज़ैर बलोच और बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से जो JIT सामने आई हैं उनकी बाज़गश्त जारी है, उन पर बहस मुबाहिसे हो रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि उज़ैर बलोच वर्सेस अली ज़ैदी है, मामला क्या है। कहीं पर JIT कुछ और दिखाई जाती है, जो सामने आई है वो कुछ और है। गो के PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले का ख़ुद से नोटिस ले। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जो कौमी असम्बली में उन्होंने इसकी सारी तफसीलात सामने रखी वो उस JIT से बहुत मुख्तलिफ है जो कि ऑफिशियली हमारे सामने आई है या जिसको पब्लिक किया गया है। एक तरफ तो ये बहस मुबाहिसे हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो इस वक्त कराची के अवाम का सबसे बड़ा मसला है वो बिजली की लोड शेडिंग है जो कि बढ़ती चली जा रही है। और बारिशें होने के बायस भी जिस अंदाज़ में हम देख रहे हैं कि लोगों की अमवात हो रही हैं, इस पर प्रोटेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ सामने आ रही हैं। एक फ़ारूक सत्तार साहब की तरफ से एहतजाज हो रहा था, फिर PTI की तरफ से इस पर एहतजाज किया गया कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़। अब MQM यहाँ इस्लामाबाद में पार्लियामान के सामने ट्यूसडे को कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है। 15 साल हो गए कि इलेक्ट्रिक की निजकारी को प्राइवेटाइज़ करने के बाद ये तसव्वुर किया जा रहा था कि ये मामला हल हो जाएगा और कराची के अवाम के लिए ये जो लोड शेडिंग का एक अजाब है इसमें कहीं कमी वाक़ हो सकेगी। लेकिन निजकारी के 15 साल मुकम्मल होने के बाद भी अगर हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक अपने निज़ाम में अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ 1200 मेगावाट बिजली, यानी सालाना अगर हम देखें तो सिर्फ 80 मेगावाट बिजली का जो है वो इजाफा कर सका है, जबकि सालाना तलब तकरीबन कहा जाता है कि 160 मेगावाट या 5% तक बढ़ती रही है। अब उसकी वो जो वजूहात बताते हैं वो यही बताते हैं कि क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो गया है या होने के करीब है तो इससे ज़्यादा जो है वो बिजली नहीं रखी जा सकती है क्योंकि सिस्टम में ख़राबी पैदा हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि जी फर्नेस ऑयल और गैस के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। इस हवाले से नेप्रा में भी जो है वो एक अवामी समात हुई है जिसमें कि इलेक्ट्रिक को सरकारी तहवील में लेने की तजवीज़ भी सामने आई है, यानी उसको नेशनलाइज करने की भी तजावीज़ सामने आ रही हैं। क्या ये हल है इस मसले का, इसके हवाले से बात करेंगे। और बिलाखिर वज़ीर आज़म साहब ने 22 महीने गुजर जाने के बाद अपने वज़ीरों को, मुशीरों को और पूरी ब्यूरोक्रेसी को ये कहा है कि काम करो, काम नहीं करोगे तो घर जाओ। तो सवाल ये है कि ये 22 महीने गुजरने के बाद वज़ीर आज़म को क्या वाकई अब इदराक हो रहा है कि उनकी टीम, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को एड्रेस कर रहे हैं, वज़ीरों को एड्रेस कर रहे हैं, मुशीरों को एड्रेस कर रहे हैं, कि वो काम नहीं कर रही थी। जो उनके अल्फाज थे वो यही थे कि जी ज़बानी जमा खर्च से अब काम नहीं चलेगा, कारकर्दगी दिखानी होगी, जो वज़ीर काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। तो अपनी नाकामियों का एतराफ़ किया है या वाकई अब हालात ऐसे हैं कि वॉर फुटिंग पे वज़ीर आज़म को लगता है कि अगला साल जो है उनकी टीम को काम करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आज ज्वाइन कर रहे हैं मुझे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, फॉर्मर गवर्नर सिंध एंड फॉर्मर मिनिस्टर। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड लेबर। और हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर PTI सिंध। बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का। सईद गनी साहब के इलेक्ट्रिक वाले मामले से अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ हम कर सकें, इस वक्त भी कौमी असम्बली में भी देख लें, सिंध में भी देख लें, कराची के अंदर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज करती दिखाई दे रही हैं। MQM भी यहाँ इस्लामाबाद में अब अगले हफ्ते एहतजाज का इरादा रखती है। ये मामलात क्यों निजकारी के बावजूद 15 साल गुजर जाने के बाद भी वैसे का वैसा ही है, बल्कि मज़ीद बिगड़ता चला जा रहा है? लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ थी और हमने भरपूर इसकी मुखालफत की थी। लेकिन उस वक्त की मुशर्रफ की हुकूमत और PMLQ की हुकूमत ने इसकी निजकारी की और ये दावे बड़े किए गए कि जी उन्होंने बहुत बेहतरी कर ली है, लेकिन बेहतरी कुछ नहीं आई सिवाय इसके कि वो कराची में लोड मैनेजमेंट करते हैं। उन इलाकों में जहाँ पर इनके बिल्स की रिकवरी है वहाँ लोड शेडिंग खत्म कर दी या कम कर दी, और वो इलाके जहाँ से इनकी रिकवरी कम होती है, जहाँ निस्बतन गरीब लोग
गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोग रहते हैं वहाँ लोड शेडिंग इन्होंने बढ़ा दी है। और वो गर्मी हो सर्दी हो वहाँ लोड शेडिंग होती है और 6-6 घंटे 7-7 घंटे की नॉर्मल होती है। और अगर कभी बहरान आ जाए तो वहाँ 12-12 घंटे और 14-14 घंटे लाइट नहीं होती। तो ये एक तफरीक और डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर लोड मैनेजमेंट उन्होंने की है, और जिससे वो आबादियां जहां पर लोग बिल शायद निस्बत में ज्यादा अंदाज में बेहतर अंदाज में पे कर देते हैं, तो वो ये समझते हैं कि निजकारी के बाद चीजें ठीक हो गई हैं। लेकिन अदरवाइज जो बेचारे आम शहरी हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए इस निजकारी के बाद भी। के इलेक्ट्रिक ने दावे ये किए थे कि वो पता नहीं कितने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बताते भी हैं कि पता नहीं हमने क्या क्या कर दिया, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो बेहतर नहीं हुआ है। उसमें आप देखें कि हालात खराब हुए हैं, बातें होती हैं, बेचारे बेगुनाह शहरी जो है वो बिजली के करंट लगने से जहां हो जाते हैं, उनकी जानें चली जाती हैं। अभी आज आपने बताया है, अगर ये बात कहीं डिस्कस हुई है फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर कि उसको वो वापस टेक ओवर करने का सोच रहे हैं, तो इसके अलावा कोई और दूसरा हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। उसको गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी तो ये चीजें ठीक होंगी। हम ये समझते हैं कि जो बुनियादी इंसानी जरूरियात की चीजें हैं, उसमें बिजली हो, गैस हो, पानी हो, ये किसी भी सूरत में किसी प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं होनी चाहिए। इसकी मैनेजमेंट आप बेहतर कर सकते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर को मैनेजमेंट दे सकते हैं, लेकिन ओनरशिप जो है वो रियासत के पास रहनी चाहिए, हुकूमत के पास रहनी चाहिए, ताकि आपका जो अल्टीमेट जो प्रायोरिटी होती है वो मुनाफा कमाना ना हो, बल्कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना हो। तो अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के पास ही होगी तो ज़ाहिर है वो मुनाफा कमाना उनकी पहली तरजीह होती है, और वो मुनाफा कमाने के लिए सारे वो काम करते हैं जिससे आपकी शहरियों को तकलीफ होती है। तो ये अगर अप्रोच है फेडरल गवर्नमेंट की कि वो उसको टेक ओवर करने का सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और उनको फौरी तौर पर टेक ओवर कर लेना चाहिए। राइट अच्छा जुबैर साहब, आपसे भी कि ये ऑब्वियसली हमारे यहाँ एक आम तासुर जो है वो देखा जाता है कि सामने आ जाता है, फिर एक अवामी राह जो है वो हमवार करने की कोशिश भी की जाती है। जिस तरीके से PIA की निजकारी पे बहुत ज़्यादा बात होने लगी थी, पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से बात हुई कि जितने ऐसे इदारे हैं जो वाइट एलिफेंट हैं उनको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए। फिर अभी के इलेक्ट्रिक के हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है कि निजकारी के 15 साल बाद भी आज ये डिलीवर नहीं कर रहे, कहीं कैपेसिटी इशूज़ हैं, कहीं और दीगर मामलात हैं। और आपको लगता है कि यही वाहिद रीज़न है कि नेशनलाइज कर देंगे तो मामलात हल हो जाएंगे, या जो दूसरी तरफ कहा जाता है कि इसकी एक मोनोपोली, एक इजारादारी आपने बना दी है कि इलेक्ट्रिक की, जिसको तोड़ने की ज़रूरत है? क्या इस वक्त आपको लगता है कि बेस्ट ऑप्शन होगा इस अजाब से अवाम को निजात दिलाने के लिए? सादिया, सेवरल ऑप्शंस हैं कि ज़ाहिर है एक इसका हल नहीं है, और इकॉनमी के हवाले से, और ये इसका भी ताल्लुक इकॉनमी से है, कोई भी फैसला ऐसा नहीं होता जिसमें 100% अपसाइड हो। कोई हो ही नहीं सकता, दुनिया में कभी नहीं होता, और मुश्किल ही ये होता है मैनेजमेंट में भी, कॉरपोरेशंस के लिए भी। जब आप फैसला साजी करते हैं तो एक तरफ अपसाइड होती है और एक तरफ डाउन साइड होती है, और आप उसकी डाउन साइड को देखते हैं कि रिस्क ऐसा है कि आप उसको कंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे इसमें कोई ऐसा जीरो सम गेम नहीं होता जैसे वफाकी हुकूमत या PTI हर चीज़ में प्रेजेंट करती है कि हम क्या करते हैं यही था। और भाई एक बीच की जो तरीक़ेकार होता है हैंडल करना एक सिचुएशन को, वो एक अलग चीज़ होती है। मेरा नहीं ख्याल है कि, पहली बात तो ये है कि सईद गनी से मैं एहतराम के साथ बिल्कुल डिसएग्री करूँगा, और उसकी 2-3 रीजंस हैं। पहली तो हमारी वफाकी हुकूमत PTI की हुकूमत है, तो सईद गनी साहब कह रहे हैं कि वो या तो उन्होंने बाकी सारे पाकिस्तान में ऐसे छक्के मारे हुए बाकी सारे इदारों में, और मैं सईद गनी साहब के लिए भी और आपके लिए भी और पूरी जो आपके नाज़रीन हैं उनके लिए मिसाल के तौर पे एक बड़ा सीरियस इशू है कि पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन, और आपने भी जिक्र किया कि जो वाइट एलिफेंट्स हैं वो कितना उनका जो टोटल कर्जा था 2018 में 1.4 ट्रिलियन था, अब वो डबल हो गया 2.8 ट्रिलियन हो गया। असल चीज़ ये है, और उसमें के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी मैं बात करूंगा कि देखें, और ये वजीर आजम के ओवरऑल बयान के हवाले से भी जो आपने अभी जिक्र किया, अगर मीडिया और वजीर आजम एक चीज का फैसला कर लें तो आप देखेंगे कि इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। और वो एक बड़ा सिंपल सा है कि कोई वजीर को मैंने नहीं सुनना, ना मीडिया उनसे ये पूछेगा कि अच्छा ये पिछली हुकूमत का कसूर है या आपका कसूर है। सो देयर यू गो। आपने तो उनको वे आउट तो खुद दिया हुआ है कि वो हर वक्त आके एक बहाना बना सकते हैं फॉर देयर फेलियर। हम सिर्फ जिस तरह तरीकेकार होता है कि हुकूमत अभी हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं बताते आप, या ये क्राइसिस हुआ फलाने जो भी,
मैं कह रहा हूं दे शुड बी द प्रेजेंट गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिसीजंस। उसको तो दिफा करें ना। ठीक है, बिल्कुल ये सही तो है। हो नहीं भाई। आपने अगर ऑयल इंपोर्ट के इलेक्ट्रिक का देख लें, के इलेक्ट्रिक का देख लें, अगर आपने ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था मार्च के आखिर में, तो और आपको वार्न भी किया जा रहा था कि ये जब पीक सीजन आएगा तो कमी होगी, फिर आपने कल असद उमर ने पार्लियामेंट में ये कहा कि 200 मेगावाट बिजली देंगे के इलेक्ट्रिक को। साथ ही ये कह रहे थे कि जी उनकी ट्रांसमिशन लाइंस ऐसी हैं कि वो ले ही नहीं सकती, तो फिर 200 मेगावाट कैसे दे रहे हैं? तो कॉन्ट्रडिक्शन तो खुद ही है। सियासत करना छोड़ दें, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं कि ये इश्यूज हैं, इसको हम ऐसे ऐसे एड्रेस कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट टू सी। ये नेशनलाइजेशन और एनर्जी की मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी कहा गया कि जी डिमांड एंड सप्लाई का भी कोई इशू नहीं है, तलब और रसद भी जो है वो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। तो फिर 10 से 12 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही है वो क्यों हो रही है? बहुत सारे सवालात हैं। हलीम आदिल शेख साहब, चलें ये दोनों हुकूमतें माजी की बहुत बुरी, ऑब्वियसली जो आप लोगों का स्टैंस है कि कुछ नहीं कर सके, बट द क्वेश्चन इज कि ये जो के इलेक्ट्रिक के मामले कोई देख लें आप, तो यहाँ पे जो इश्यूज भी हैं, चाहे वो आप कहें कैपेसिटी इश्यूज हैं या के इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को बेहतर नहीं बना सका, वो किसकी जिम्मेदारी है? एक कंपनी के हवाले कर देना, उनकी मोनोपोली जो है वो बना देना, उसको ब्रेक नहीं कर पाए, जैसे वजीर आजम दीगर माफियाज का जिक्र करते हैं, इस जगह पे भी माफिया नजर आ रहा है। तो ये किसकी कोताही है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं अपना इसमें जो कमेंट किया हमारे दोनों सीनियर रहनुमाओं ने, उसको थोड़ा कमेंट कर दूँ। उसके बाद मैं इसका वे आउट भी देना चाहूँगा कि जो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि असल इस वक्त इशू ये है कि हम कर क्या सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हैं। सईद बनी भाई ने मस्बत बात की तो उसकी मैं उस तरफ भी मैं जाऊँगा उसको, लेकिन थोड़ी सी तारीख दुरुस्त कर दूँ। अभी बताया सईद भाई ने कि जब प्राइवेटाइज हो रहा था तो इन्होंने उसको अपोज किया, मुजाहरे किए, सब कुछ किया, लेकिन 2009 में जब मैनेजमेंट ट्रांसफ़र हो रही थी तो इनकी गवर्नमेंट थी। जब अबराज ग्रुप जो कि इस वक्त मौजूद है और अपने मवाज ग्रुप 2-3 और ग्रुप्स को साथ मिलाकर जो 2023 तक जो मौजूद है, उसका एग्रीमेंट जो था वो रिन्यू, मतलब मैनेजमेंट ट्रांसफ़र जो हुई वो 2009 में हुई और 2009 में इनकी गवर्नमेंट थी। उसमें बहुत सारी कमिटमेंट्स थी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से उन्होंने अपग्रेड करना है सिस्टम, इतना पैसा लगाना है, शायद कुछ $2 अरब थे, क्या थे, इतने उन्होंने खर्च करने हैं, ये करना है, ये करना है, डिस्ट्रीब्यूशन सेट करनी है। अब वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, वो 4 साल इनके पास थे 2009 से 13 तक। उसके बाद 4 साल हमारे मोहतरम बड़े भाई हमारे जुबैर भाई की गवर्नमेंट के पास थे, इस दौरान ये गवर्नर भी रहे यहाँ। तो मतलब ये 4 साल और 5 साल, वो 9 साल का अरसा वो रहा कि जिसमें उस एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंट करवाना था। अब जो कैपेसिटी का शॉर्टेज है, उन्होंने एक तो तांबे की चोरी की तारें वारें ये वो सारा, और वो जो पैसा लगाना था सिस्टम को बढ़ाना, चूँकि आबादी बढ़ रही थी, मतलब 2005 से आज 15 साल हो गए, आपको पता है कराची कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने पैसा तो रेवेन्यू तो बहुत बड़ा इकट्ठा किया, लेकिन अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया। अब देखिए आज जो बात हुई, उसने उमर अयूब साहब ने बात की कि 2 साल लगेंगे, क्योंकि ग्रिड स्टेशन लगवाए जा रहे हैं। ग्रिड स्टेशन को ट्रांसफार्मर नहीं है कि ट्रक पे आएगा, उठा के और रखेंगे, ऊपर लग जाएंगे, बटन ऑन करेंगे, चल पड़ेगा। अच्छा, ये वो काम था जो 2009 में चले, 2004 में नहीं हुआ। ये वो इकदाम हैं जो आपकी हुकूमत के आने के बाद शुरू हुए। अगेन आप वही बात करें कि माजी की हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। मैं पूरी कर दूं, मुझे 30 सेकंड और दीजिए। अब आप की मुझे अगर आप 30 सेकंड दीजिए तो मैं जी फरमाइए। मैं बताना चाह रहा था, अभी तो मैं वहाँ तक लाया था, मतलब क्या है कि इसके सिस्टम को अपग्रेड करना है। बाकी बात की फर्नेस ऑयल हम इन्हें दे रहे हैं, गैस इनको मिल रही है 600 ग्रिड से और बाकी 200 जंपीर से 800 मेगावाट बिजली इनको मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद एक तो इन्होंने सिस्टम नहीं किया, दूसरा ये आदी हो चुके थे कि इन्होंने सिर्फ माल इकट्ठा करना है, जिसके ऊपर नेपरा ने एक्शन किया। सबसे पहले क्या हुआ, नेपरा का चेयरमैन तब्दील हुआ, जो प्रोफेशनल ऑफिसर आया उसने आगे चीज़ों को ठीक किया। और पिछले साल जब लोग या बेचारे मारे गए थे के इलेक्ट्रिक से, तो नेपरा ने इसके अंदर 20 करोड़ का जुर्माना किया था। उसके बाद एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, मेंबर सिंध रफीक शेख साहब हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट ने नेपरा में भिजवाए हैं, जिन्होंने सिंध का केस लड़ना है। और वो के इलेक्ट्रिक में 17-18 ग्रेड के एसडीओ थे या क्या थे, एक्सीएन थे, वो के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम को उठा के नेपरा में भिजवा दिया, जो सिंध का केस क्या लड़ेगा, जो ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक का मुलाजिम है। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में असद शाह साहब जो साहबजादे हैं, सैयद कायम अली शाह साहब के, वो उसके बोर्ड में मौजूद है। नेशनलाइज करने की तजवीज सामने आ रही है, क्लोजिंग कर रहा हूं, ये मुनासिब है, आप लोग एग्री करते हैं इससे? जिस तरह सईद गनी साहब ने कहा कि ये आई थिंक काबिले फहम बात है, उन्होंने तो साफ अपनी ओपिनियन दे दी। आपकी जमात भी ये समझती है कि नेशनलाइज कर देना चाहिए?
देखिए बात ये, इस पर बातचीत चल रही है। जुबैर भाई ने बड़ी पॉजिटिव बात की कि इतनी आसान नहीं होती। बात ये कि जो इन्होंने कमिटमेंट थी, जो इस दौरान से पैसा कराची वालों से इकट्ठा किया, इनको क्लियर इलेक्ट्रिक कहते हैं, जो इन्होंने खून चूसा, अगर इनको सेफ पैसेज दे दिया कि जी चले जाओ, तो कहेंगे ठीक है बाय बाय, हम चलो ट्रक के पीछे लिखा होता, बत्ती के पीछे हम चले, दुश्मन चले। ये नहीं करना। मैं कहता हूँ फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, पूछना चाहिए इस वक्त तक क्या किया, क्या इन्होंने नहीं किया, और नेपरा वो कर। आज की देखिए जो पब्लिक हियरिंग थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। कल असद भाई, गवर्नर साहब, ये सब के इलेक्ट्रिक से दोबारा मिल रहे हैं, ये नहीं कि पहली दफ़ा मिल रहे हैं, ये एक हफ्ते पहले भी मिले थे। नेपरा ऑन बोर्ड है, फेडरल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, और कल फिर बैठ के इनसे कोई वे आउट लेंगे। मतलब इनको मैं समझता हूँ कि मोनोपोली खत्म की जाए, इनसे इनकी कमिटमेंट पूरी कराई जाए, सामने आ रही हैं और देखा जाएगा कि इसको नेशनलाइज होना चाहिए या नहीं। ब्रेक से वापस आकर मामलात पे ओवरऑल, एक तो ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमने बात की, कुछ और जो इश्यूज हैं जिस तरह पीआईए का मामला बना हुआ है और उसको नेशनलाइज, उसको प्राइवेटाइज करने की जो बात की गई, और उसके बाद हमने देखा कि पायलट्स के डूबियस लाइसेंसेस और डिग्रीज के मामले पर जिस अंदाज में पीआईए की एक जगहसाई भी हुई, पाकिस्तान की जगहसाई हुई, और हर जगह से हमें पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद से भी ब्लेम गेम जारी है कि माजी की हुकूमतों की वजह से हुआ, क्या इस मामले को बेहतर हैंडल किया जा सकता था, ये एक डिबेट हो रही है। ओवरऑल वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी अब काम करें, 22 महीने क्या किया, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सईद गनी साहब, पीआईए हो या दीगर इदारे हों जिसके हवाले से मुख्तलिफ हुकूमतें माजी में भी उनको प्राइवेटाइज़ करने की, उनकी निजकारी की बात करती रही हैं। इस पीआईए के केस में भी हमने देखा कि होटल रूज़वेल्ट की बात हुई कि उसको दिया जाए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और गुलाम सरवर साहब ने पूरा एक लाहे अमल बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मुख्तलिफ मुल्कों ने, यूरोपीय यूनियन ने, और उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट ये कि अमेरिका ने भी बैन कर दिया पीआईए को, उनकी फ़्लाइट्स को। इस सारे मामले को क्या बेहतर हैंडल किया जा सकता था अगर माजी की हुकूमतों की गलती भी थी? जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी ने फेक लाइसेंसेस दिए। शहबाज गिल का स्टेटमेंट आया कि 66 जाली लाइसेंसेस जो हैं वो तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में जारी किए गए। सादिया, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं इनको कौन से लोग हैं जो ये सबक पढ़ाते हैं। लाइसेंस अगर पीपल्स पार्टी के सिंध का सदर जारी करता है या पीपल्स पार्टी का मरकजी जनरल सेक्रेटरी जारी करता है, फिर ठीक है, धर्म से बिल्कुल क्लियर। लेकिन ये अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी उनके लाइसेंस जारी करती है, हर 6 महीने बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनका फिर टेस्ट होता है, उसके बाद रिन्यू होता है, ये हर 6 महीने बाद होता है। तो भाई सिविल एविएशन अथॉरिटी में जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें आप। लेकिन चले, ये तो एक अलग इशू है कि जाली है या नहीं है, कार्रवाई होती या नहीं होती है। इनकी सिर्फ बेवकूफ़ी और नालायकी की वजह से पीआईए को 70 सालों में वो हजीमत नहीं उठानी पड़ी जो इनके वजीर साहब, जो चंद वज़रा के बयानात ने वो जो सिलसिला बिठा दिया, जो हशर किया पीआईए का। मतलब आज यूरोप में पीआईए बंद, अमेरिका में पीआईए बंद, इसके अलावा कई और खितों में पीआईए बंद। जहां जहां पाकिस्तानी पायलट्स बेचारे मुख्तलिफ एयरलाइंस में काम कर रहे थे, सारे ग्राउंड हो गए। मतलब इन्होंने कोई कसर छोड़ी है पीआईए को जमीन दोज करने की। मैं नहीं समझता कि वो माजी की किसी हुकूमत काफी है पीआईए को डबोने के लिए, बाकी कारकर्दगी तो इनकी कहीं और चली गई है। तो मैं ये समझता हूँ, मुझे महसूस होता है कि शायद ये भी इंटेंशनली कोशिश की जा रही है कि ये का हशर ऐसा इंटेंशनली। अच्छा, ये बहुत सारी राइट, ये मैं थोड़ा सा आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है सईद गनी साहब। मैं जुबैर साहब का भी इसी पे जरा रिस्पांस ले लूं व्हाइल वी फिक्स योर ऑडियो। जुबैर साहब, ये क्योंकि आप भी ऑब्वियसली निजकारी के भी वजीर रहे और निजकारी के हवाले से आपकी हुकूमत का भी माजी में एक मौक़िफ़ रहा, वो पीआईए और पाकिस्तान स्टील मिल्स पे वो बड़ा मशहूर स्टेटमेंट मिफ्ता इस्माइल का सबको याद है कि जी एक इदारा ले लें तो दूसरा मुफ्त।
फिर होटल रूसेवेल्ट पे आपकी जमात से बड़ा एक हमने देखा स्ट्रॉन्ग एक अपोजिशन आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन माजी में आप लोगों का बयान और रहा। पहले मैं चाहूँगी नवाज शरीफ साहब का वो बयान ज़रूर दें जो होटल रूसेवेल्ट को, जो कि वो मामला अब उस तरह से नहीं है, मौखर हो गया है या ख़त्म हो गया है, वटेवर। ज़ुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब का भी वही मौक़िफ़ था जो ये हुकूमत करना चाह रही थी कि होटल बेचें और PIA के कर्जे वगैरह उतारें, तो ये मौक़िफ़ क्यों तब्दील हो जाते इतनी जल्दी किसी एक मामले को लेकर, अगर ये हुकूमत समझ रही थी कि वाकई इससे PIA का टाइम दे दें। आपने सवाल को जी सर आपने 5 दफा आप रिपीट कर देती हैं, हमें एक दफा भी कहने का मौका अभी बिठाया है, तो प्लीज मेरी बात सुन लें। पहली बात तो ये है कि हमने कहाँ अपोज किया ये रूजवेल्ट होटल का, रूजवेल्ट होटल हमने कहाँ अपोज किया है? हमने क्या कहा है? हम PTI नहीं है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ना। सादिया मुझे जवाब देने दे, फिर अगर आप मुतमिन ना हो तो फिर आप चैलेंज कर लीजिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ हमने ये क्या कहा है। हमने ये कहा है कि पहले इन्होंने रूजवेल्ट होटल हो या कोई और पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, देयर इज अ प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस 2000 और उसके अंदर पूरा प्रोसेस है, तरीकेकार दिया हुआ है कि हाउ टू गो अबाउट डूइंग इट। उसमें एक कैबिनेट कमेटी होती है निजकारी की, उसके पास बोर्ड का अप्रूवल के पास निजकारी कमेटी के पास जाते हैं। निजकारी कमेटी जब एक दफा अप्रूवल दे देती है तो फिर इट इज एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द प्राइवेटाइजेशन कमीशन एंड इट्स बोर्ड, जो इंडिपेंडेंट बोर्ड है प्राइवेट सेक्टर से 90% लोग ड्रॉ किए हुए हैं। और फिर वो फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट करते हैं और वो फिर किसी वजीर आजम का किसी और वजीर का कोई ताल्लुक नहीं होता। अब इन्होंने क्या किया था जिस पर हमें एतराज है और आपको भी एतराज होना चाहिए, आप एक ब्लैक एंड व्हाइट जीरो सम गेम की तरह हम सब लेते हैं। इन्होंने किया ये कि एक समरी भेजी जो कि वजीर, जो एविएशन वजीर है, उनको भी नहीं पता था, उन्होंने पब्लिक लिखा है, कैबिनेट में समरी चली गई कि रूजवेल्ट होटल के साथ उन्होंने ये कहा। बिल्कुल हमने ये कहा कि भाई आप एक तरीकेकार देखें ना, तरीकेकार तो एक होते ना, आपका एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीकेकार है हर चीज करने का, और ये तो यहां हम निजकारी की बात करें। दूसरा हमने जो इतराज किया और हमने लिख के दिया, बाय द वे आई कैन शेयर दैट विद यू, हमने स्पीकर को भी लिख के दिया ये कि आप जो कमेटी है नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी, उसमें बुला के हमारे इतराज किया। दूसरा हमारा इतराज है कि इस वक्त सादिया आप मुझे ये बताएं कि जिस शहर में सबसे बड़ा दुनिया का अफेक्टेड शहर हो न्यूयॉर्क पेंडेमिक के हवाले से, इस वक्त इस चीज को छेड़ना, क्या आपका प्राइस आपको मिलेगी? मतलब इससे ज्यादा मजाक का खेज बात नहीं हो सकती। सो हमने टाइमिंग के हवाले से, तरीके के कार के हवाले से इस चीज पर हमने किया। और अच्छा वो कमेटी एक बना दी ये बात आपकी मानने वाली है कि टाइमिंग है और इसमें ऐसी क्या कीमत मिलेगी? जी मुकम्मल नहीं टाइमिंग, और सबसे बड़ी बात थी कमेटी, एक कमेटी बनाई थी। हमने कहा भाई प्राइवेटाइजेशन का ऑर्डिनेंस है, आप उसको चेंज कर लें, कोई कमेटी की जरूरत नहीं होती, इट इज इलीगल। कल को कोई कोर्ट चला जाएगा। खुद निजकारी कमेटी का इजलास पिछले सैटरडे को हुआ था, मेरा ख्याल है पिछले सैटरडे को, उसमें उस कमेटी को डीनोटिफाई किया और फिर निजकारी कमीशन को यह कहा गया कि आप इसका प्रोसेस शुरू करें। सो वी वर ऑन द राइट तरीकेकार के हिसाब से, वो यू विल ऑल्सो एग्री। सो आप ये जो कह रही हैं कि जी हमने चेंज कर दिया, हमने चेंज नहीं किया, आप उसको देख लें। और इस वक्त हम बिल्कुल टूथ एंड नेल अपोज करेंगे। अगर उसका $1 बिलियन मिलना था तो आज अगर आप जाके उसको बेचने की कोशिश करेंगे तो आपको $100,000 भी नहीं मिलेंगे। मैंने आपको इसीलिए कहा था ना कि आप क्योंकि निजकारी के वजीर रहे हैं तो आप ये मौकफ बहुत अच्छे तरीके से बयान कर पाए हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट जुबैर साहब, जो आपके लोगों के बयानात आते रहे हैं, सोशल मीडिया ट्विटर भरा हुआ है, वो कदरे मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं होने देंगे, ख्वाजा आसिफ ने दिया पार्लियामेंट में, ये नहीं कर सकते। मैं उन्हीं स्टेटमेंट्स की बात कर रही हूं। पर तो वी आर नॉट रिस्पांसिबल। चलिए ठीक है, आपने जो टाइमिंग्स और तरीकाकार की बात की है, मैं सिर्फ क्लैरिफाई और कर दूं शेख साहब, इनकी समझ में सादिया जी सादिया मैं सिर्फ क्लैरिफाई एक और कर दूं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस
पार्लियामेंट्री लीडर ख्वाजा आसिफ ने भी यही बयान दिया है, और हमने लिख के स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को भी यही अपनी वजूहात बयान करके स्पीकर को दी है कि कमेटी का इजलास आप बुलाएं, नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी का, टू डिस्कस आवर कंसर्न्स विद रिगार्ड शेख साहब, तरीकाकार पे ये हुकूमत क्यों नहीं आती? ये जो जुबैर साहब ने भी इस PIA के मामले को और इस होटल रोजवेल्ट के मामले को लेकर कह दिया कि हमें उसके बिकने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक तरीकाकार होता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें की जाती हैं वो, और टाइमिंग पे जो एतराज है अगेन कि इस पूरी सिचुएशन में, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा वो होटल बेच के? देखिए ज़ुबैर भाई माशाल्लाह PMLN के जो चंद लोग थे जो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, जो अच्छी बात करते हैं, उनमें से शायद चंद में से 2-4 में से ही, बाकी तो जो थे आपको पता ही है। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बात की है। लेकिन इससे पहले जो वीडियो क्लिप था, वो वीडियो क्लिप में बड़ा वाज़ेह था। आज एक आपने देखा होगा इश्तहार एक कंपनी का चल रहा होता है, बेच दे, उसमें तो सीधा सीधा नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं रोज़वेल्ट बेच दे, ले ले कोई आके। ज़ुबैर भाई ने, लाजी बात है, इनका अपना तरीकाकार है, असद भाई के भाई हैं, दोनों भाइयों के माशाल्लाह है तो सही ना, ब्रेन्स हैं। तो बात यह है कि अगर इनकी सारी बातें हम समझ रहे हैं, मतलब हमारा तो अकल है कोई नहीं, इनके कहने पर चल रहे हैं, तो यही मशवरे देते सारे हम। ऐसा नहीं है, रोज़वेल्ट बिल्कुल नहीं बिक रहा था, उसके चलाने के प्लान, अगर बेचना चाह रहे होते तो भेजते ना जी, उसको चलाने के लिए ऑप्शन ढूंढे जाते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ का ऑप्शन लिए जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता, उसको था कि कैसे बेहतरी की जा सकती है, कैसे चलाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, लेकिन बेचने का ना ऑप्शन था, ना ऑप्शन है, ना बेच रहे हैं, ना इनके कहने पे हम बेच देंगे, ना इनके कहने पे रुक जाएंगे। लाजिम बात है, इतने अच्छे मशवरे इन्होंने अगर मियाँ साहब को दिए होते, उनके मुशीरों ने, तो आज मियाँ साहब बाहर ना बैठे होते, आज पनामा में जेल ना हुई होती, आज शहबाज शरीफ साहब मुल्क में होने के बावजूद बिल्कुल बिल्कुल बेखबर ना होते, सिस्टम से आउट ना होते। फिर आप कैसे सही करेंगे? चलिए PIA की बात कर रहे हैं ना, तो अभी PIA का ही बता दें कि कैसे ठीक करेंगे। स्टील मिल्स बंद है, उनके मुलाजमीन का एहतजाज अपनी जगह पर है, यहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो PIA को बैन कर रही है। मैं आ रहा हूँ ना, बात यह है कि इससे पहले लाइसेंसेस का इशू इंडिया में हो चुका, सऊदी अरब में हो चुका, मिस्र में हो चुका, इन तीनों ममालिक में जाली लाइसेंसेस के इशू उठ चुके। इससे पहले शायद 2006-7 में EU के अंदर PIA पे बैन भी लग चुका। बात यह है कि एक शख्स की जान भी जो है ना जी, उसकी अहमियत है। इस पिछले अदवार के अंदर कितने 2010 से लेके 2003 से सॉरी हादसात हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भोजा का हादसा हुआ, डब्बे में बंद, एयर ब्लू का हादसा हुआ, डब्बे में बंद। ठीक है, कौम को बताना पड़ेगा, नुकसानात भी होते हैं। कभी जब आप सच बोलते हैं, सच बड़ा मुश्किल चीज होती है, सच के नुकसानात होते हैं। आज ये है, आज देखिए स्टील मिल जब इनके हवाले हुई थी, 10 अरब रुपए उसके अकाउंट में पड़े थे। जब ये माशाल्लाह ये दोनों पार्टीज निकली है, 400 अरब 200 शायद कर्जा है, क्योंकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, और 200 अरब शायद उसके ऊपर उस पर नुकसान है। तो 400 अरब का बैगेज देके माशाल्लाह दोनों पार्टीज हमें चली गई है। जब इनको मिली थी तो 10 अरब रुपए स्टील मिल के अंदर पड़े थे। यही इन्होंने PIA से किया। सईद भाई ने बात की कि सिविल एविएशन में ऐसा भी हमारी हिस्ट्री में गुजरा है कि एक नदीम यूसुफजई जो एक ही वक्त में PIA का चेयरमैन था और उसी CEO था, और उसी वक्त में वो सिविल एविएशन का भी था। भाई क्या कहने हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि रन करती है उसका चेयरमैन भी एक वक्त में, और PIA का भी। एजाज हारून साहब क्या करते रहे आपको पता होगा कि वो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग ये वो सारे मामला वो करते रहे। तो और उसकी बताओ, ये जो पायलट्स भर्ती की एक जुल्म नहीं है? मतलब कितनी इंसानों की जान आप हवा में टांग दें, और एक जाली लाइसेंस वाले के ऊपर। ठीक है, अल्लाह करेगा हम ठीक कर लेंगे, एक दफा अमेरिका भी खोलेगा, यूरोप भी खोलेगा, सिस्टम को चलाएंगे, ठीक करेंगे, लेकिन जानों का सौदा नहीं करेंगे किसी से। कुड देयर बी, अच्छा चलें हम ये बात करें कि क्या कोई और सईद गनी साहब इस मामले से निमटने का रास्ता निकल सकता था? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इजिप्ट में भी मामला सामने आया, सऊदी अरेबिया में भी आया, इंडिया में भी आया, फेक लाइसेंसेस वाला और सारी चीज़ें। वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ अवाम के आगे हकायक रखे हैं, हमने दुनिया को बताया है कि ये है, तो क्या करें? वो अपने तौर पे कार्रवाई कर लेते, दुनिया को ना बताते, छुपा के मामला रखते, क्या ऑप्शंस थे उनके पास? एक चीज ऐड कर दूं, एक छोटी सी चीज, एक सवाल अगर इजाजत हो तो। सवाल सईद गनी साहब से कर रहे हैं आप? जी, छोटा सा ऐड कर रहा हूं, कुछ नहीं।
मैं कहता हूं 2 ऑप्शन थे हमारे पास। एक तो ये था कि हम GIT की तरह 4 साल उसको दबा देते, सारी हर रिपोर्ट को, या हम पब्लिक कर देते। चीनी रिपोर्ट भी पब्लिक हुई, PIA का हादसा भी पब्लिक हुआ। दूसरा हल था कि इसको GIT में लाखों सैकड़ों लोग मर गए, दबा के रखते, फिर हम कोर्ट में जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते, फिर जाके असेंबली में जाते, गंद मचता, फिर उठाते। जो भी था आवाम के सामने रख दिया, फिर अल्लाह फेस करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी से निकलेंगे इसमें। चलें सईद गनी साहब, चलें, सवाल तो नहीं, कमेंट आपका था सईद गनी साहब फरमाइए। जी, पहली बात तो ये है कि जो GITs हैं, अगर वो पब्लिक नहीं हुई, तो कोई माजी में भी GITs पब्लिक नहीं हुई हैं, तो उनके पब्लिक ना होने से ये नहीं हुआ कि वो केसेस नहीं चले। वो तमाम मुकदमा अदालतों में चल रहे हैं, चाहे वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री का हो, चाहे वो उज़ैर बलोच का हो, चाहे वो निसार मोरा हो, और बहुत सारे केस में कर रहे हैं। तो GIT एक अलग इशू है, अदालतों में केसेस का चलना एक अलग इशू है। जहां तक इन्होंने फरमाया कि स्टील मिल में 8 अरब रुपए का मुनाफा में थी और वो चली गई, तो ये बात रिकॉर्ड पर है, शायद इनके इल्म में इतना नहीं होगा कि 2008 में एक ग्लोबल रिसेशन था पूरी दुनिया में, और खास तौर पे स्टील का बिजनेस जो है वो बिल्कुल तबाही की तरफ चला गया था, और दुनिया की बड़ी बड़ी स्टील मिल जो है वो बंद हो गई थी। जो इल्जामात पीपल्स पार्टी की क़यादत पर लगे स्टील मिल के हवाले से, वो सारे केसेस गए अदालतों में, और चेयरमैन स्टील मिल जो उस वक्त गिरफ्तार भी हो गए थे, बाद में मेरा ख्याल है कि शायद वो बरी हो गए, और अभी कुछ 6-8 महीने पहले तमाम इल्जाम से वो बरी हो गए। तो ये जरा सा रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लिया करें। जिन ममालिक का इन्होंने नाम लिया कि भारत में, सऊदी अरब में और पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे बताइए क्या भारतीय एयरलाइन को दुनिया की इन बड़े बड़े मुल्कों ने बंद कर दिया था कि हमारे मुल्क में आप ना आए, या सऊदी अरब की एयरलाइन को रोक दिया था कि हमारे मुल्कों में बताएं, या और ममालिक में जिसका ये हवाला दे रहे हैं वहां रोक दिया था कि हमारे मुल्कों में मत आए? मैं ये समझता हूँ कि हर चीज को हैंडल करने का कोई तरीका होता है। आपने पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया, और जिस तरह से बैनुल-अक़वामी मीडिया ने तबसरे किए हैं स्टेटमेंट्स पर जो वजीरों ने दिए हैं, उसको सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने माशाल्लाह जी। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया गया। दूसरी गुजारिश ये है कि जरा इनसे ये पूछें कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का इस वक्त जो है वो DG कौन था, और उसके पास और कौन कौन से ओहदे थे? देखिए, मैं ये कह रहा था कि एक तो सईद गनी साहब ने बिल्कुल सवाल सही पूछा। 2 साल से कोई भी वो चीफ नहीं है सिविल एविएशन का। सो मच फॉर द गवर्नमेंट। देखिए, हर चीज में अभी हमारी डिस्कशन आप देख लें, स्टील में 2008 में क्या थी, PIA कब कहाँ थी, हम कभी भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे और अवाम कंफ्यूज रहेंगे। इस वक्त PTI की हुकूमत है, 2 साल हो चुके। फैसला साजी जो होती है ना, जिस तरह PIA का केस है, जो मिनिस्टर साहब ने आके एविएशन मिनिस्टर ने ऐलान किया, पहली बात तो ये है कि जब उन्होंने ऐलान किया था, इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड, कि ये कंफर्म नहीं हो चुका था कि ये 260 पायलट्स की फेक डिग्री है। ये बिल्कुल भी नहीं एस्टैब्लिश हुआ था, आज भी नहीं हुआ। सो उनको ये 260 की फिगर देने के 1/3 की फिगर देने का जरूरत ही नहीं थी। सेकंड चीज ये, उससे ज्यादा चाइल्डिश हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है कि फैसला साजी जब होती है, जैसे मैंने पहले कहा था कि जी ये PIA का मामला है, प्राइम मिनिस्टर के साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर गए, उन्होंने बात की कि जी ये 260 जाली, अगर उनकी तसल्ली थी कि 260 जाली डिग्रीज हैं, तो अब हम अगर ऐलान करते हैं तो इसकी ये अपसाइड है, हम आवाम के सामने रख रहे हैं, और इसकी डाउन साइड ये है कि यूरोप में भी बैन लग सकता है। और अगर उनको ये नहीं पता था डाउन साइड का, अगर तो उन्होंने ये एक्सरसाइज की है जो लाजमन करने की जरूरत है, बिकॉज यू हैव टू डिफेंड योर डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ हाउ वेल यू टेक द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये जीरो सम गेम करना कि जी या तो ये कर लेते या ये कर लेते। और दूसरी चीज मैं आदिल शेख साहब की उसमें गुजारिश में कर दूं, 2017 में एक लॉ पास हुआ था जिसमें यह था कि जितनी भी ये JITs वगैरह बनती हैं, ये लाजमन इसको पब्लिक करना है। सो ये 2017 में लॉ बना था, और वो करें या ना करें, क्वेश्चन ये होता है कि प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम अगर तो आपने ये प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस किया और आपको ये इसके इम्प्लीकेशंस पता थे कि जी यूरोप में भी बैन लग सकता है, अमेरिका में भी बैन हो सकता है, तमाम एयरलाइंस ग्राउंड कर देंगी, एंड स्टिल यू वेंट अहेड, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं उनके ऐलान से, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूंगा कि एटलीस्ट आपने इन टर्म्स ऑफ अ ग्रेट डिसीजन मेकिंग। सईद गनी साहब ने एक बात की थी, छोटी सी भी कंपनी हो ना, पान की दुकान भी हो ना, वो भी कोई बात करते हुए इंटेंशनल अटेम्प्ट लगता है, टाइमिंग को देख के और वजीर साहब के बयान को देख के जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आया, आपको भी कहीं ऐसी चीज लगती है कि इट वाज एन इंटेंशनल अटेम्प्ट? मैं इस हुकूमत को इतने मार्क्स नहीं देता इंटेलिजेंस के, कि वो
इतनी इंटेलिजेंट हो कि वो इंटेंशन उनको पता हो कि क्या करना है। अच्छा, इंटेंशनल अटेम्प्ट भी नहीं है क्योंकि ये उतने इंटेलिजेंट भी नहीं है, राइट। कैपेसिटी नहीं है कि जी हमने ये, अब वो मैं अभी इनको आदिल शेख साहब को कह रहा हूं कि ये चेक करके बता दें क्या ये एक्सरसाइज की गई थी कि जी आपने ये इसके हो ही नहीं सकता। अगर इतने स्मार्ट हो ना तो तेल ना रोकते इंपोर्ट करने से। चले, आप लोग हलीम आदिल शेख साहब पीआईए का बेड़ा गर्क करने का इंटेंशनल अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। जुबैर साहब कह रहे हैं कि इतने भी आप लोग अहल नहीं हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, जरा बात करेंगे कि वजीर आजम साहब अब जो अहलियत है अपने वज़रा की, काबीना की, मुशीरों में की, ब्यूरोक्रेसी को जो पैगाम दे रहे हैं और वो जांचने की बात कर रहे हैं, उस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वज़ीर आज़म साहब बिलाखिर अपनी जो काबीना है उसकी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब, अब वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो वज़ीर हैं, मुशीर हैं, जो मुअव्विनीन ख़ुसूसी हैं और जो अफसर शाही है उनको कारकर्दगी में अब तोला जाएगा। तो 22 महीने से कैसे तोल रहे थे उनको? मेरे ख्याल है खबर आप तक पैदल आई है चलते 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 चिमटी की उससे। ये तो फर्स्ट डे भी जो उनकी तकरीर थी, जो उनकी अपनी कैबिनेट से उस थी, उन्होंने कहा था कि कारकर्दगी के ऊपर आगे चलना पड़ेगा और परफॉर्मेंस पे चलना पड़ेगा। मतलब ये लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता खबर पहुंची है। ये आज मतलब हमेशा कहते हैं हर मीटिंग के अंदर ये कहा जाता है 22 महीने में वो कारकर्दगी नजर आ जाती तो खबर भी शायद इस तरीके से आहिस्ता ना पहुंचती। उनको 22 महीने बाद भी वही दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है बात जो उन्होंने डे 1 पे की थी। अल्टीमेटली देखें, नहीं हो सकते, हम ख्वाब खरगोश में नहीं जा सकते। मुल्क के मामलात बहुत हैं, मुल्क फंसा हुआ है, कोरोना पेंडेमिक आ चुकी है, पुराने कर्जे हमारे गले पड़े हुए हैं। बजट बनाने जाते हैं 2 सालों में 5000 अरब कर्जे दे दिए, सूद दे दिया। इस दफा बजट बनाने निकले तो पता था कि 2700 अरब हमने वापस देने हैं। पहले 700 अरब माइनस से फेडरल का बजट बनना शुरू होता है सूबों और डिफेंस का देने के बाद। तो लाजिम बात है कि अगर कारकर्दगी ना होती, हमें सो नहीं सकते कि 22 महीने पहले बता दो, उसके बाद 5 साल बाद देखें, जब पीछे मुड़ के देखें तो पता चले कि कुछ भी नहीं है। फिर पता चले कि वो जो आपने देखा कि जो हुआ। जी प्लीज, क्यों नहीं, मैं हाजिर हूँ, हाजिर खिदमत हूँ। सवाल आप ही से, अच्छा, ज़िमनी सवाल है आपसे कि आप लोग क्योंकि हर जगह पे यही बात करते हैं ना, चलिए मैं मानती हूँ ये जो सारी चीज़ें आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं कि कर्जे इतने थे, बहुत बुरी PMLN की परफॉर्मेंस, बहुत बुरी पीपल्स पार्टी, इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जो कुछ भी आप कहते हैं वो सही है। लेकिन आप तो वो लोग हैं ना सर जिनके पास पूरा होमवर्क था, प्लान था, स्ट्रैटेजी थी। आप लोगों को तो ये पता था कि इन्होंने इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क किया, आपने तो आके सही करना था। 100 दिन बाद ये हो जाएगा, साल बाद ये हो जाएगा, 90 दिन बाद हम ये बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चैलेंजेस के बावजूद किया। और किस सेक्टर में बेहतरी नहीं, इस पेंडेमिक को देख लीजिए। चलिए मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं आता हूं ना इसके ऊपर। इस पेंडेमिक को देख लीजिए कि 193 अरब रुपए सिर्फ उनके लिए निकाले जिन बेचारों को निकाला गया था। मतलब इसमें परफॉर्मेंस सामने आई है ना, इसमें तो रिजल्ट आ गया। बाकी में बहस हो जाएगी हमारी कि मैं कहूँगा हमने ये अच्छा कर दिया, वो अच्छा कर दिया। जो कुछ अच्छा किया था वो लाजिम इस पेंडेमिक के बाद हम उसके अंदर फंस गए। इकोनॉमी में जो बेहतरी आई थी, जो चैलेंजेस के बावजूद, लेकिन इस पेंडेमिक को जिस तरीके से सेटल किया है, NCOC बिठाई, सबको ऑनबोर्ड लिया, सबको साथ लिया, मशावरत की, ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि आई एम श्योर आपके पास लंबी फहरिस्त होगी जो चीजें ठीक की हैं, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी बता दें जो अवाम वाकई समझे कि हाँ ये बात शेख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक कर दी इस PTI की हुकूमत ने। सबसे बड़ा जो इस मुल्क को जो करप्शन का एक नासूर लगा हुआ था, जिसमें ये सब मैं कहता हूँ नाकों तक फंसे हुए थे उसके अंदर, उस करप्ट लोगों को सबसे पहले जो चैलेंज था, जो इमरान खान की कमिटमेंट थी कि इस मुल्क से ना करप्शन करेंगे ना करने देंगे, और उसका रिजल्ट क्या आता है? ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बताती है कि इस साल 98% करप्शन में कमी हुई है। 2017-18 में 15,700 अरब की बेकायदगी, जिसको हम करप्शन कहते, रिकॉर्ड हुई, और इस दफा 270 अरब की, 98% की करप्शन की। और सबसे बड़ा नासूर ही इस मुल्क को ये है। मतलब मैं बताना
चाहता हूं Okay. कि सबसे बड़ा पहला ये नासूर हो गया, उसके बाद जब कोरोना आता है तो 1200 अरब रुपए का उसके अंदर तमाम सेक्टर्स को कवर किया जाता है। बिजनेसमैन को अलग देखा जाता है, गरीब को अलग देखा जाता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अलग देखा जाता है, पूरे सूबों को एनडीए में अलग तरीके से देखा जाता है। और तीसरी चीज, और उसके अलावा देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो हमारी बढ़ती है, हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ जाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि टाइम थोड़ा ना, मैं चाह रही हूँ कि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, जो वज़ीर आज़म साहब अपने लोगों को कह रहे हैं, सईद गनी साहब पहले सेक्टर में बेहतरी नहीं है, किस जगह बेहतरी नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी, गवर्नेंस अच्छी, करप्शन से पाक, वो कहते हैं खत्म कर दीजिए। मैं आपको लिस्ट भी दे सकता हूं, मैं लंबी लिस्ट दे सकता हूं, लेकिन मुझे पता है टाइम कम है आपके पास। मैं आपको बड़ी लंबी लिस्ट दे सकता हूं कि हमने क्या कुछ किया, लेकिन मैं आपको जड़ की बात की है, असल जो हमारी जड़ है मैंने वहां से बात की है। सर आगे सर जवाब आ गया, इसका 3 पॉइंट्स आपने बता दिए। इसका फैसला तो मेरा ख्याल लोगों को करने, अगर 30 सेकंड मुझे और दे दीजिए आप। देखें, एक तो मैं कुछ नहीं कहता करप्शन पे, 30 सेकंड मुझे और देंगे, मैं बता दूंगा आपको। इनके अपने एमएनएज ने इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कहा है, लेकिन अभी रिसेंटली मुल्तान के एमएनए ने और एक फैसलाबाद के एमएनए ने, दोनों ने बताया कि जो करप्शन पहले हम 10,000 रुपए दे के लोग काम कराते थे, अब इनके आने के बाद 30-40 हजार रुपए में वो काम होता है। तो करप्शन माशाल्लाह कितनी कम हुई, आपके अपने एमएनएज बता रहे हैं, आपके अपने ओहदेदारान बताते हैं, और सारी रिकॉर्ड पर चीजें मीडिया पे आके बताते हैं, उसको हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। 1200 अरब रुपए का पैकेज जो बताते हैं, उसमें ये जो गंदम खरीदती है हुकूमत हर साल, वो भी इसके अंदर शामिल है, जो रिफंड्स ये वापस करते हैं वो भी इसके अंदर शामिल है, और भी ऐसी चीजें जो हुकूमत हर साल काम करती है वो इस 1200 अरब के अंदर उन्होंने शामिल कर दिए हैं। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये बात करते हैं, वो पैसा बजटेड है, वो हर हाल में इन्होंने लोगों को देना था, जून तक देना था, उसको उन्होंने इकट्ठा करके 3 महीने का उन्होंने पहले दे दिया। चलो जी, बड़ी अच्छी बात की, आपने एहसान किया लोगों के ऊपर, वो आपने दे दिया कोरोना की वजह से। अदरवाइज सिवाय मुखालिफों को गिरफ्तार करने के, जेलों में डालने के, मीडिया पे पाबंदियां लगाने के, अदालतों के खिलाफ साजिशें करने के, इस हुकूमत का कोई एक कारनामा ऐसा नहीं है, कोई दावा ऐसा नहीं है, काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किया हो और उन्होंने पूरा किया हो। जिस चीज की वजीर आजम ने नोटिस लिया है उसकी कीमतें बढ़ी है। पेट्रोल की कीमतें पेट्रोल माफिया के कहने पर 27% से लेकर 66% तक इन्होंने बढ़ा दी। चीनी की कीमतों की मद में कोई 300 अरब से ज्यादा इन्होंने लोगों की जेबों से निकाल के अपने एटीएम्स की जेब में डाल दिए हैं। दवाओं की कीमतों की मद में इन्होंने अपने वजीर को निकाला, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं की, और आज भी लोग महंगी दवाइयां खरीदने पर मजबूर हैं। डॉलर की कीमत बढ़ी है, आप उनसे पूछेंगे तो उसके पीछे भी आपको इनके लोगों के हाथ नजर आएंगे। गंदम का बहरान आज भी खत्म नहीं हुआ, आज भी यहाँ पर खड़ा है। पीआईए का इन्होंने लेकिन आप वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कारकर्दगी पे तोला जाएगा। वज़ीर आज़म अब वो कह रहे हैं काम करो नहीं तो घर जाओ। सादिया, वज़ीर आज़म की अपनी कारकर्दगी सिफर है। अच्छा, क्योंकि और क्या देखेंगे वो, लेकिन जो मईशत का जनाजा हुकूमत ने 2 साल में निकाला है, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये मईशत का असर, आप कह रहे हैं मईशत का जनाजा इस हुकूमत ने लगा दिया। जी राइट सर। जुबैर साहब, अब एक जगह पे ये -1 की जिन दिनों बहस चल रही थी, क्योंकि पीएम का खुद बयान आ गया था, तो मैंने आपका बयान सुना, आपने कहा कि -1 का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जाहिर है टीम तो वही है ना जो जिनसे आपने काम लेना है। तो यहाँ पे अगर कैबिनेट रीशफल की बात भी होती है, कारकर्दगी पे आप किसी को हटाते हैं, निकालते हैं, तो क्या वो फायदेमंद होगा? पहले तो मैं कारकर्दगी बता दूं कैसे मेजर की जाती है शेख साहब की। उसमें गुर्बत में बेइंतहा इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में बेइंतहा इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में। स्टैटिस्टिक्स भी ये कहते हैं और सिंपल वर्ड्स में भी मैं बता रहा हूं, मैं स्टैटिस्टिक्स में नहीं चाहूंगा। टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में पिछले 22 साल में कमजोर तरीन इंक्रीज, 2 साल में तकरीबन 100 बिलियन का सिर्फ इंक्रीज हुआ है। चौथी चीज, आप इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी इज द लोएस्ट इन लास्ट 12 ईयर्स। शेख साहब, पता नहीं आपको कौन क्या फिगर्स देता है, कोई एक ऐसी चीज हो जिससे लोग कहते हैं ना अवाम की, आपके कैमरामैन है ना सादिया, आप उससे पूछ ले 2 साल पहले वो ज्यादा अच्छा था। 1 सेकंड, हाँ 1 मिनट ले लीजिएगा। आपको सिर्फ बताने की जरूरत नहीं होती। जब वो बाजार में जाता है ना, जब वो बाजार में जाता है और जो महंगाई देखता है, देखे ना, फर्स्ट टाइम डबल डिजिट इन्फ्लेशन है पिछले 12 साल पे। ग्रोथ फर्स्ट टाइम 68 ईयर्स में माइनस होगी, और अगर वो कोविड से पहले ले लें तो 1.9% है, जो 70 साल की तारीख में वन ऑफ द लोएस्ट एवर है। सो महंगाई डबल डिजिट में, ग्रोथ नोज ड्राइव नीचे, टैक्स कलेक्शन हो नहीं रहा,
बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। तकरीबन 1 करोड़ लोग कोविड से पहले गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए थे। ये जो कह रहे ना एहसास प्रोग्राम, सादिया, इसमें कोई फख्र की बात नहीं होती कि पहले आप लोगों को उसके पॉवर्टी लाइन से नीचे धकेलें गुर्बत की लकीर से, और फिर आप उनको चेक पकड़ाने चले जाएं। हुकूमतों का काम होता है गुर्बत की लकीर से नीचे से उठा के कोरोना की वजह से तो बहुत सारी चीजें की जाती हैं ना, कही जाती है कि उनकी नजर हो गए, लेकिन आपके अपने भाई जो कि विफाकी वजीर फॉर प्लानिंग हैं इस वक्त, उनकी मिनिस्ट्री का जो वाइट पेपर लीक हुआ या किया गया, उसमें वो एतराफ़ है कि ये हालात और मईशत जो है वो कोरोना से पहले ही खराब हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया मेरे पास। मोहम्मद जुबैर साहब, सईद गनी साहब, हलीम आदिल शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।